हाय, वेलकम टू इकोनलैंड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर पार्ट में हम तकरीबन 20 कमेटीज़ को स्टडी करेंगे। पहले पार्ट की वीडियो में हम 1950 से लेके 1989 तक जो भी कमेटीज़ इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हैं उसको हम स्टडी करेंगे। पहली कमेटी है 1950 की प्लानिंग कमीशन। इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल नेशनल प्लानिंग। जैसा कि हमारे को पता है कि 1950s के दौरान हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए थे, तो इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव रखा गया था ओवरऑल नेशनल प्लानिंग, और इसका आउटपुट क्या निकला था 5 ईयर प्लान्स जो हमारे हैं उसको इसने गाइड किया था। देन सेकंड पे 1953 की टैक्सेशन इंक्वायरी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जॉन मैथाई। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जॉन मैथाई। इसका ऑब्जेक्टिव था पोस्ट इंडिपेंडेंस टैक्स सिस्टम का रिव्यू करना, और इसका आउटपुट क्या था? पहली सबसे जो मेजर हमारी कमेटी है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने सारे टैक्सेशन सिस्टम का रिव्यू किया, और इसने फोकस किया ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। देन थर्ड पे है हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी, काफ़ी फेमस कमेटी है, 1957 की कमेटी है। इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल डेवलपमेंट का रिव्यू करना। रूरल डेवलपमेंट का रिव्यू करना। वो इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन क्या दी थी? रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज जिसमें जिला, समिति और ग्राम परिषद थे। द नेक्स्ट वी हैव 1960 में संथनम कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव मूवमेंट, और इसका रिकमेंडेशन क्या था? स्ट्रेंथन्ड रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। जो रूरल एरिया में के जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, जो लोन की प्रक्रिया है, उसको मजबूत किया गया। तो 1964 1964 में हमारे पास आई हजारी कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो हमारे देश में चल रही थी, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो हमारे देश में चल रही थी उसका रिव्यू करना। और इस कमेटी ने अपना जो रिकमेंडेशन दिया उसमें आया कि बायसनेस हो रही है टूवर्ड्स लार्ज हाउसेस। जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस है जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, उनको लाइसेंसिंग ईजीली दी जा रही थी, जिसके कारण जो हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा था। अच्छा, दिस लेड टू MRTP एक्ट 1969। MRTP एक्ट इसका हमको पता है मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, जिसकी वजह से हम मोनोपलीज जो हमारी कंट्रीज़ में बन रही थी उसको रोकने में सक्षम हुए। ये एक तरह से एंटी ट्रस्ट लॉ था। एंटी ट्रस्ट मतलब जो मोनोपलीज को रोकता है। आज के समय पे इसको अबॉलिश करके हमने 2002 में कंपटीशन एक्ट शुरू किया है। ठीक। देन 1964 अगली कमेटी की तरफ चलते हैं। 1964 में आई है हमारे पास झा कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था फूड पॉलिसी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, और इसने आउटपुट क्या दिया? सजेस्टेड बफर स्टॉक रखने, मतलब स्टेट ने अपने पास हमारी कंट्री ने अपने पास एक फूड ग्रेन्स जो हमारे एसेंशियल हैं, जैसे वीट है, हमारे पास राइस है, उसका हमेशा स्टॉक जो है वो FCI ने रखना है। एंड प्राइस सपोर्ट मैकेनिज़्म, दूसरा क्या था कि किसानों को प्राइस सपोर्ट का सिस्टम दिया जाए जिसकी वजह से वो ज़्यादा और ज़्यादा फूड ग्रेन उत्पादन कर सकें, और जो इंस्टेबिलिटी होती है फार्मर्स की इनकम में वो कम हो पाए। इसी की वजह से, झा कमेटी की वजह से हमारे पास आया एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। हमारे पास आया एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन 1965 में। 1964 में कमेटी बन रही है, एंड 1965 में हमारे पास एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आ जाता है, जिसका नाम चेंज होता है 1985 में, जिसको आज हम CACP के नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो
MSP को निर्धारित करता है। आगे चलते हैं। 1969 में हमारे पास फॉर्म होती है गादगिल कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था बैंक की नेशनलाइजेशन। और इसके आउटपुट क्या निकला? 14 मेजर बैंक्स, 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1969 में। और इसके साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स जो थे, PSL नॉर्म जिनको हम बोलते हैं, उनका भी गठन किया गया। देन 1969 में एक और कमेटी बनी, दत्त कमेटी। दत्त कमेटी का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की इंक्वायरी करना। ठीक, इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी उसमें इसने डिफाइंड लार्ज बिजनेस हाउसेस जिसका एसेट साइज है 35 करोड़ से ऊपर। तो जिसका भी एसेट साइज, जिस भी फर्म का एसेट साइज 35 करोड़ के ऊपर होगा, उसको डिफाइन किया गया लार्ज बिजनेस हाउस 1969 में। तो 1970 में हमारे पास आती है वेंचू कमेटी। वेंचू कमेटी क्या बोलती है? ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था इसको? डायरेक्ट टैक्सेस एंड ब्लैक मनी का ऑब्जेक्टिव दिया गया था। इसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है उसमें इसने इंट्रोड्यूस किया पैन को, जो पैन नंबर हम यूज़ करते हैं ITR फिल करने के लिए। तो इसने वांचू कमेटी ने उसका रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा इसने सजेस्ट किया था लोअर टैक्स रेट टू कर्ब एवेजन। अगर टैक्स रेट आप कम रखोगे तो लोग टैक्स चोरी कम करेंगे। अगर आपने टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कर दिया, 50% टैक्स रेट कर दिया, तो लोग टैक्स चोरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। देन 1972 में हमारे पास आती है टंडन कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी MBBF नॉर्म्स, जिसका फुल फॉर्म है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? क्रेडिट के लिए यूज़ करते हैं, फॉर क्रेडिट डिसिप्लिन। 1975 में हमारे पास आ जाती है जेम्स राज की कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था PSB फंक्शनिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक की फंक्शनिंग के ऊपर कमेटी बनी थी। और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन पे फोकस किया था रूरल ब्रांच एक्सपेंशन पे, ताकि रूरल एरियाज़ में और ज़्यादा ब्रांचेस जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो खोलें, एंड कस्टमर सर्विस। दैन उसके बाद 1977 में आती है हमारे पास YK अलग कमेटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कमेटी है, फर्स्ट साइंटिफिक पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरीज। फर्स्ट कमेटी है पॉवर्टी एस्टिमेशन की, जिसने साइंटिफिक टर्म पे एक हमारे को पॉवर्टी लाइन दिया था। और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि 2400 कैलोरीज जो एक रूरल एरिया में इंसान है, अगर वो 2400 कैलोरीज खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो पुअर नहीं है। सिमिलरली शहर वालों के लिए 2100 कैलोरीज। 1977 में हमारे पास आती है झा कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और इसने एम किया था टू रिड्यूस कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट। जो एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स इंट्रोड्यूस होता है, जिसको डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं, उसकी वजह से नुकसान होता है कई फर्म्स को। तो वो जो टैक्स का इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, उसको कम करने के लिए इसने रिकमेंडेशन दी थी। दैन सेम ईयर 1977 में हमारे पास है अशोक मेहता कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज का रिवाइवल। इसने रिकमेंडेड किया था 2 टियर सिस्टम, जिसमें नंबर 1 पे है जिला परिषद एंड नंबर 2 पे है मंडल पंचायत। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को भी बोला था। देन 1979 हमारे पास आती है शिवारामन कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था रूरल क्रेडिट सिस्टम को देखना। इन्होंने रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, जिसको सेटअप किया गया 1982 में। 1982 में हमारे पास आती है चक्रवर्ती कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था मॉनेटरी सिस्टम रिव्यू। इसका रिकमेंडेशन क्या निकला? मॉनेटरी टारगेटिंग एंड फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म। 1985 में हमारे पास है जीवे की राव कमेटी। ऑब्जेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट। आउटपुट क्या निकला? कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंट
ए ट्री विदाउट रूट। अगर आप ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो कैसा बताया इन्होंने, ट्री विदाउट रूट, एक पेड़ जिसकी कोई जड़ नहीं है। इन्होंने फोकस किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं LM सिंघवी, जिनकी कमेटी बनी थी 1986 में। इनका फोकस भी था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे फॉर डेमोक्रेसी। इनका रिकमेंडेशन था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत, जिसको बाद में 1992 में हमने 73rd अमेंडमेंट के थ्रू लेके आए थे इंडिया में। देन 1987 में हमारे पास आती है वागल कमेटी, जिसका ऑब्जेक्टिव था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की थी। नंबर 1 CPs, जिसको हम कमर्शियल पेपर भी बोलते हैं, देन CDs, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड T-bills, ट्रेजरी बिल्स। So that's all for today. Thank you for joining the class. I hope you like this video and stay tuned for next 2 videos we are doing in this series. Please subscribe and I will see you in the next one.